हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपके 400 से लेके 425 तक के प्रश्नों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, यानी कि 1 से लेके 400 तक के जो प्रश्न थे पीजीटी वाले, वो आपके प्लेलिस्ट में, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, वो स्टडी विद आलोक यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे। वहां पे पीजीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पे उसके पहले के भी पीजीटी से संबंधित वीडियो अपलोड है, और ये जो 500 क्वेश्चन की जो एक क्रमिक श्रृंखला आप लोगों के साथ में चल रही है, ये भी वहां पे क्रम वाइज क्रम अपलोड की गई है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ आज सीरीज 18 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है 401, वो है कि यह कथन किसका है कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका एक दार्शनिक आधार हो। ठीक है, तो ये किसने कहा कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जब उसका क्या हो, एक दार्शनिक आधार हो। तो किसने कहा? कौन? वीरकांत, मैकाइवर, किंग्सले डेविस। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा पीजीटी में पहले भी पूछी गई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, कि समाजशास्त्र तभी प्रवर्धनकारी हो सकता है जबकि उसका क्या हो, एक दार्शनिक आधार हो। तो ये किसने कहा था? कोंत। ठीक है, किसने कहा था? कोंत महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय माना है। ठीक है, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में, नेट वगैरह में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय माना है। तो क्रोबर, ग्रीन, मैकाइवर, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, प्रजाति को एक विशिष्ट प्राणी शास्त्रीय प्रत्यय के रूप में किसने माना था? ये माना था क्रोबर महोदय ने। किसने? क्रोबर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें देखिए कि विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं। ठीक है, तो विचलित व्यवहार जो होता है, यानी जो नियमों के और मूल्यों के जो विरुद्ध जो लोग आचरण करते हैं, वो हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियावादी या सांस्कृतिक। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर, ठीक है, हार्वर्ड बेकर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेबलिंग थ्योरी। ठीक है, नाम पत्रण सिद्धांत कभी कभी ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? अंतःक्रियावादी। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतःक्रियावादी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें 404 है कि किसने इंगित किया कि नगरीय अभिवृद्धि जो होती है ये चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ठीक है, तो ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, पार्क, बर्जेस और इन सब में लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसने इंगित किया कि जो नगरीय अभिवृद्धि है वो चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। तो एमएसए राव, बर्जेस, पार्क, गिडिंग्स। तो ये दो में कंफ्यूजन होता है हमें, पार्क है कि बर्जेस है। ठीक है, वैसे दोनों लोग अलग अलग हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों लोग एक साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्जेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी, यानी कि बर्जेस ने कहा था कि जो नगरीय अभिवृद्धि है ये क्या है? चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि मानव की मानसिक एकता से क्या अभिप्राय है। जो मानव की मानसिक एकता होती है उससे क्या अभिप्राय है? तो सभी लोग मनोवैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक जैसा सोचते हैं, सभी लोग समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं, यह सभी मानव प्राणी सामाजिक हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसमें हो जाता है फ्रेंड्स कि सभी लोग सामान्य समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। तो मानसिक एकता यही तो होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो देखिए, चाहे वो आपकी फैमिली ही हो, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सभी लोग क्या करते हैं? समान समस्याओं का समान निराकरण सोचते हैं। ठीक है, कि इससे बचने का ये उपाय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि सामाजिक स्थिरीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया। तो जो सामाजिक स्थिरीकरण का जो किंग्सले डेविस का विचार था, वो उसको किसने अस्वीकार किया था? तो ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इनकी थ्योरी को किसने नकारा था? जो है LM ट्यूमिन महोदय। ठीक है, तो ट्यूमिन महोदय ने इसको खारिज किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है। तो कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विशेष या प्रदत्त सदस्यता। ठीक है, तो कौन सी वर्ग की विशेषता नहीं है? 407
तो वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विदेश ये सब होता है, लेकिन प्रदत्त सदस्यता जो होती है ये जाति वगैरह में होती है, जो जन्म से प्राप्त होती है, क्लास में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किससे ग्रहण किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यक्त तथा अव्यक्त जो शब्द थे उसको मर्टन ने किससे ग्रहण किया था? मीड से, दुर्खीम से, प्रायट से या फ्रांसिस बेकन से? तो फ्रेंड्स इन्होंने फ्रांसिस बेकन से ये जो है ग्रहण किया हुआ था व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। ठीक है, तो समाज एक वास्तविकता है जो कि अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है। कार्ल मार्क्स, सीगल, दुर्खीम, हॉबहाउस। ठीक है, तो ये किसने कहा कि किस समाजशास्त्री का मत है कि समाज क्या है, एक वास्तविकता है जो कि अपने ही प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से क्या है, यह भिन्न है। तो कार्ल मार्क्स, सीगल, दुर्खीम, हॉबहाउस। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था ये कहा था दुर्खीम महोदय ने। किसने? दुर्खीम महोदय ने। समाज क्या है, वास्तविकता है, समाज ही देवता है। ठीक है, इस प्रकार की बात जो कही थी दुर्खीम महोदय ने कही थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारत जैसे बंद समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है। ठीक है, तो केशाकर्षण का सिद्धांत दिया था लुईस डूमा महोदय ने। ठीक है, आपको याद होगा कि भारत जैसे बंद समाजों में जो केशाकर्षण होता है कैसे होता है, अधिक, कम, बीच का, अनुपस्थित। ठीक है, तो ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। ये किस समाजशास्त्री ने कहा था? ठीक है, किस समाजशास्त्री ने ये परिभाषा दी हुई थी कि समाज क्या है, एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराता है। तो सीएच कुले, पार्सन, र्यूटर या गिडिंग्स। ठीक है, तो ये कहा था फ्रेंड्स र्यूटर महोदय ने। किसने? र्यूटर महोदय ने कहा था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि प्रजाति के स्थान पर निवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, पीजीटी वगैरह में, नेट में भी आया हुआ है। ठीक है, कि प्रजाति के स्थान पर निवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था जूलियन हक्सले महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जेएल मोरेनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया? तो यांत्रिक उपागम, व्यष्टिवादी उपागम, साबेवी उपागम या प्रकारवादी? तो जेएल मोरेनो, ठीक है, हुसल सर्वाइव नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समाज मिति का पैमाना इन्होंने दिया था। तो दो चीज आप ध्यान रखिएगा इनकी पुस्तक, यानी हु शैल सर्वाइव और समाज मिति का पैमाना जो दिया था वो जेएल मोरेनो। ये दोनों चीजें प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछी भी गई है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें अब क्या पूछा गया है कि इन्होंने उपागम कौन सा चूज किया था? तो यांत्रिक, व्यष्टिवादी, सावयवी या प्रकारवादी? तो फ्रेंड्स इन्होंने जो चूज किया था वो यूज किया था आपका व्यष्टिवादी उपागम। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो मेन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट ये पुस्तक किसकी है ये बताना है। फ्रांसिस अब्राहम, रेमंड डेरो, बिपिन चंद्रा, आंद्रे बेत्ते? तो फ्रेंड्स रेमंड डेरा की पुस्तक है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज का अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? तो किसने यह कहा कि जो भारतीय समाज है उसका अनुभविक समाजशास्त्र संभव नहीं है? घुरिये, श्रीनिवास, ए.के. शरण, एस.सी. दुबे? तो फ्रेंड्स ये कहा था ए.के. शरण महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था? ए.के. शरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका ग्रहण यानी रोल टेकिंग की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो मीड, गॉफमैन, बोगार्डस, नाडर? ठीक है, तो जो भूमिका ग्रहण का जो सिद्धांत थी और अवधारणा था ये किसने दिया था? ये दिया था मीड महोदय ने। किसने दिया था फ्रेंड्स? मीड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीएच मीड ने भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा दी थी। ठीक है, ये इसके प्रतिपादक हैं। और जो गॉफमैन है इन्होंने कौन सी अवधारणा दी थी? इन्होंने भूमिका दूरी की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा दी थी? भूमिका दूरी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का संघर्ष यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये बताना है सभ्यताओं का संघर्ष, पियरे बेयर, हंटिंगटन, मार्शल मार्स, जेटलिन। तो ये जो आपकी पुस्तक है सभ्यताओं का संघर्ष, ये किसने लिखा था? ये लिखा था हंटिंगटन महोदय। कौन? हंटिंगटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु, जो रैंक सहसंबंध है उसके परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो रैंक सहसंबंध के लिए जो सूत्र जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? स्पीयरमैन, पियर्सन, मूल या गैरेट? तो फ्रेंड्स रैंक सहसंबंध के जो सूत्र प्रतिपादित किए थे वो किए थे स्पीयरमैन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है कि सामाजिक जो संघर्ष है ये सुरक्षा कपाट का काम करता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है संघर्ष वाले से। ठीक है, कि सामाजिक जो संघर्ष है ये सुरक्षा कपाट का काम करता है, ये किसने कहा? तो डेरेंडार, कोजर, कॉलिन, सीमेल। ठीक है, तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स सुरक्षा कपाट का कार्य करता है सामाजिक संघर्ष? ये कहा था कोजर महोदय ने। किसने? कोजर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कि किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? ठीक है, तो किसने जो व्यवस्थापन है उसको विरोधी सहयोग कहा? बोगार्डस, समनर, गिलिन योंगिलिन और ग्रीन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्थापन को जो विरोधी सहयोग कहा था फ्रेंड्स, ये किसने कहा था? ये कहा था डब्ल्यू.जी. समनर महोदय ने। ठीक है, डब्ल्यू.जी. समनर की एक पुस्तक है फोकवेज। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फोकवेज, इनकी पुस्तक जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। ठीक है, तो इन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो द स्पिरिट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? बीको, इवांस पिचार्ड, मॉन्टेस्क्यू या जर्गन मॉल्टमन। ठीक है, तो जो आपके द स्पिरिट ऑफ लाइफ जो पुस्तक है इसके कौन है लेखक? ये हो जाएंगे आपके जर्गन मॉल्टमन। ठीक है, ऐसे ही द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। दिमाग वहीं पे जाएगा ना कि हमने देखा हुआ द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू की है, लेकिन द स्पिरिट ऑफ लाइफ है ये। तो द स्पिरिट ऑफ लाइफ के जो राइटर हैं वो हैं जर्गन मॉल्टमन। ठीक है, और बीको की द न्यू साइंस है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और द न्यूअर जो है वो इवांस पिचार्ड की पुस्तक है, वो पूछी जाती है। तो यहाँ पे चारों लोगों की पुस्तकें मुझे याद थी तो मैंने आपको बता दी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स पुस्तकों को ज्यादा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि पीजीटी में छोटे छोटे प्रश्न बन के आते हैं, पुस्तकें वगैरह बहुत सारी पूछी जाती हैं 125 प्रश्नों में। कभी कभी चार चार का वो मैचिंग दे देते हैं, कभी ऐसे सिंगल ही पुस्तक पूछ लेते हैं। तो अपनी जो तैयारी है वो हमें पूरा इंपॉर्टेंट, कम से कम जो बुकें वगैरह हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन, पुस्तकें, टर्म्स ये सब लगाने की कोशिश की जा रही है। और कुछ इसमें जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ये सलाह भी दिया था कि मैम थोड़ा सा इंडियन थिंकर्स और इंडियन वाली थ्योरी से, भारतीय समाजशास्त्र से, वहां से प्रश्नों को बनाया जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, सर्च कर रही हूँ कि वहां से भी प्रश्नों को सम्मिलित कर सकूं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो कार्य चल रहा है, भारतीय समाजशास्त्र से जो है प्रश्नों को बनाया जाएगा और अगले वीडियो में उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो देखिए पुस्तक सही सुमेलित नहीं है। कल्चरल चेंज, अर्बन सोशियोलॉजी, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और जो है द क्राइसिस ऑफ आर एज। ठीक है, तो ये सब कुछ पुस्तकें हैं जो हमें बतानी है कि कौन सी पुस्तक सही सुमेलित नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो फ्रेंड्स देखिए कल्चरल चेंज स्टुअर्ट चैपिन की पुस्तक है, अर्बन सोशियोलॉजी आर्यन मॉरिस की पुस्तक है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर जो है ये अरविंद घोष की पुस्तक है, लेकिन द क्राइसिस ऑफ आर एज ये पैरेटो की पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? यही सही होगा, द क्राइसिस ऑफ आर जो एज है ये पुस्तक का नाम जो है आप लोग हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है छोटा सा, ये पैरेटो की पुस्तक नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी समाज को ढोंग, कपट और पाखंड से परिपूर्ण एक बड़ा विग्रह रूप में माना हुआ है? ठीक है, तो किसने माना है अमेरिकी समाज को? जो अमेरिकी समाज को ढोंग, कपट और पाखंड से परिपूर्ण सबसे बड़ा विग्रह, जो विक्रय गृह माना था वो किसने माना था? मर्टन, सिराइट मिल्स, पार्सन, दुर्खीम। तो फ्रेंड्स जो सिराइट मिल्स थे ये अमेरिका के रहने वाले थे, इनकी पुस्तक भी मैंने बताई थी, आप लोगों को याद होगी, द पावर एलिट। ठीक है, द पावर एलिट, तो अभिजन वर्ग का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, वैसे तो पेरेटो का है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, लेकिन इसमें जो है इन्होंने द पावर एलिट जो वर्ग था इसका विश्लेषण किया हुआ था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो अमेरिकी समाज को ढोंग, कपट और पाखंड से परिपूर्ण बहुत सबसे बड़ा जो है विक्रय गृह माना था। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है इसमें कि किस प्रकार के सामाजिक मानदंडों में उनका उल्लंघन एक निषेध माना गया है। तो कौन सा ऐसा सामाजिक मानदंड है जिनका उल्लंघन क्या है, एक निषेध माना गया है, परंपरा, शिष्टाचार, लोकाचार या लोक रीतियां। ठीक है, तो किसका कौन सा ऐसा जो सामाजिक मानदंड है उसका उल्लंघन क्या माना गया है, एक निषेध के रूप में, जो कि उसको मानना पड़ता है। तो परंपरा, शिष्टाचार, लोक रीतियां, लोकाचार। तो फ्रेंड्स जो लोकाचार होता है इसका उल्लंघन क्या है, एक निषेध माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए लास्ट प्रश्न है इस क्विज का कि यह किसका कथन है कि जाति समृद्धि वर्ग है और वर्ग क्या है, असमृद्ध जाति है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये कि जाति क्या है, एक समृद्धि वर्ग है और वर्ग क्या है, एक असमृद्ध जाति है। तो हार्डीमैन, ड्यूमा, यस स्टेपटिन, मिल्टन सिंगर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेविड हार्डीमैन। किसने कहा था, डेविड हार्डीमैन। ठीक है, डेविड हार्डीमैन दलितवादी परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं, बी आर अम्बेडकर, डेविड हार्डीमैन। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कभी यही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जाति समृद्ध वर्ग है और वर्ग असमृद्ध जाति है। तो ये किसने कहा था, डेविड हार्डीमैन। तो फ्रेंड्स आज की जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला थी 18 नंबर वो यहीं पे समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक भी किया करें, ठीक है, और शेयर भी किया करें। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि एनटीए नेट का कल रिजल्ट जारी हुआ। बहुत सारे लोग संस्थान से नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुए। उन सभी जो है अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हमारे द्वारा। उन सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। एमपी का फॉर्म रीओपन हो गया है, हो सकता है आप ही लोगों के लक से जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं वो सभी लोग एमपी का फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, सामने। और जो है जिन लोगों का नहीं हुआ है वो पुनः लग जाएं उसी रिदम के साथ में, निरंतरता के साथ में। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे अभ्यर्थी जो लगे हुए थे 2-2, 3-3 सालों से, जिनका नहीं हो रहा था, जो यहाँ तक कि तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हमारे यहाँ संस्थान में क्वालिफाई किए हैं जो लोग एग्जाम तक देने नहीं जा रहे थे कि एग्जाम का सेंटर इतना दूर हो गया है और मैं कैसे जाऊं एग्जाम देने। ठीक है, लेकिन फिर उनको वो मैसेज भी किए कि मैं कैसे जाऊं एग्जाम देने, इतना दूर सेंटर है, मैं जा ही नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर भी उनको मोटिवेशन दिया गया कि नहीं आप एग्जाम देने जाइए, आपके अंदर वो प्रतिभा है। आदमी एक छोटे से टूर पे चला जाता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, एग्जाम देने के लिए व्यक्ति जो है समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ नहीं जाता है। हम लोग एमपी, राजस्थान, ठीक है, अप्लाई करते हैं, सारे जो अभ्यर्थी होते हैं आखिर जाते हैं एग्जाम देने ना, लेकिन टूर पे आप लोग को जाना हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ लोग घूम आते हैं। लेकिन अब अपना एग्जाम है, अपना भविष्य है, तो उसके लिए इतना तो थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है कि भाई चलो। लेकिन अब देखिए वो गए एग्जाम देने और उन लोगों का हुआ भी। ठीक है, उनका हो भी गया नेट में। तो अब सोचिए कितनी खुशी की बात है। अगर वो नहीं गए होते तो वो क्वालिफाई होते नहीं। तो देखिए किसी भी परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता कि आपकी जो सफलता है वो आपकी परीक्षा ले रही हो, इंतजार कर रही हो कि ठीक है, तो सही समय सबका आता है। तो आप लोग लगे रहिए पूरी तत्परता के साथ में। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उन सभी अभ्यर्थियों को। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी पुनः लग जाएं, अपना जो भी है, ठीक है, स्टार्ट कर दें अपनी पढ़ाई वगैरह। क्योंकि देखिए पढ़ाई बंद करने से क्या होता है कि जो चीजें आती भी रहती हैं वो धीरे धीरे वॉश आउट होने लगती हैं। और जब एक बार आपका रिदम टूट जाता है तो पुनः फिर से लग पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग उसी निरंतरता के साथ में जुड़िए और लगे रहिए। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।